हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है ना, इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करेंगे आज। उसमें 17 क्वेश्चन है। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विकिरण के एक क्वांटम जिसमें निश्चित ऊर्जा होती है क्या कहते हैं। तो किसी भी रेडिएशन का जो क्वांटम है, ठीक है ना, उसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे बताया जाता है कि उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसके बेसिस पे जो क्वांटम है किसी भी विकिरण का जो एक क्वांटम होता है उसका नाम दिया गया फोटोन। ठीक है ना, तो इसलिए किसी विकिरण के एक क्वांटम जिसमें निश्चित ऊर्जा होती है उसको फोटोन कहा जाता है। ये तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे और उसके अंदर इस बात को बताया जाता है कि जो विकिरण होती है उसका एक क्वांटम जो होता है उसको फोटोन कहा जाता है। ठीक है ना, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ये बताया जाता है कि जो एनर्जी होता है, ऊर्जा जो होती है एक फोटोन के साथ जो एसोसिएटेड होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। मतलब क्या है कि विकिरण, किसी भी विकिरण का एक क्वांटम अगर है तो उसके साथ एक निश्चित ऊर्जा होती है और वो निश्चित ऊर्जा जो होती है उसको कहा जाता है फोटोन। तो ये ध्यान रखना है कि पहला का जवाब जो हो जाता है वो फोटोन है। तो पहला है आपका फोटोन। ठीक है ना, ये फोटोन है आपका। और दूसरा जो है उसके बाद इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व तो क्या होता है, सॉरी विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का दूसरा जो ये इलेक्ट्रॉन का तो आवेश आपने सुन ही रखा है, 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है उसका मतलब होता है E/m। ये जो है आपका सही मायने में कहिए तो ये तो आवेश है, 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आवेश होता है। लेकिन विशिष्ट आवेश जो होता है वो E/m को बोला जाता है, विशिष्ट आवेश, है ना, ये E/m को बोलते हैं। और इसका मतलब हो गया कि आपका जो E/m का मान कितना हो जाएगा, तो 1.602 गुना 10⁻⁻19 अब बटा m होता है आपका इलेक्ट्रॉन का 9.1010 9.11 माइनस 13 10⁻⁻31 kg होता है। दोनों को भाग दे तो ये जो 9.11 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम से भाग दीजिएगा, ये कूलम होता है। तो ये आता है आपका 1.8 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। ये विशिष्ट आवेश जो है आपका ये होता है 1.8 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। तो विशिष्ट आवेश का मतलब ध्यान रखिएगा, आवेश नहीं होता, E/m होता है। तो E/m का मान पूछ रहा है आपसे, आवेश केवल अगर पूछेगा तो आवेश का मान ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो ये होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। बहुत बार बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापी जाती है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर बोला जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1.602 गुना 10⁻⁻19 और वोल्ट मिल करके हो जाता है ये जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापी जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व, विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापी जाती है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन किसने किया, तो मिलिकन साहब ने किया था। ठीक है ना, इनका नाम है मिलिकन, मिलिकन साहब ने किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, तेल का बूंद जो है ऊपर प्रयोग जो किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है, जिसमें इन्होंने इसको साबित किया था। ठीक है ना, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मतलब हो गया तेल का बूंद प्रयोग जो था, तेल बूंद प्रयोग। तो इसमें इसके द्वारा इन्होंने यह साबित किया था। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन मिलिकन साहब ने किया था। R.A. मिलिकन पूरा नाम है इनका, है ना, R.A. मिलिकन। लेकिन ध्यान रखिएगा मिलिकन से आप पहचान सकते हैं उनको। फिर है आपका द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये जो डी ब्रॉगली वेव, मैटर वेव को डी ब्रॉगली ने दिया था, तो डी ब्रॉगली बोला जाता है। तो जो नेक्स्ट है आपका आंसर, मापन चौथा हो गया द्रव्य तरंग सिद्धांत, जो डी ब्रॉगली
वेव थ्योरी है, हम मैटर वेव की बात करते हैं। द्रव्य सिद्धांत का मतलब है मैटर वेव, और मैटर वेव का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो डी ब्रॉगली साहब थे, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं डी ब्रॉगली, कहीं पे दहली भी लिखा जाता है, तो डी ब्रॉगली था। तरंग सिद्धांत जो होता है, द्रव्य तरंग सिद्धांत का मतलब मैटर वेव होता है। तो द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे मैटर वेव के, कौन थे? तो डी ब्रॉगली थे, जिन्होंने कहा था कि किसी भी जो द्रव्यमान है उसके साथ जो एसोसिएटेड संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लैम्डा बराबर एच बटा पी होता है, जहां पी मोमेंटम होता है तो एच बटा एम भी होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है? तरंग है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर द्रव्यमान है ना, कोई भी मैटर है तो उसका एक द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ है ना, ये जो है ये द्रव्यमान होगा, क्योंकि ये पदार्थ है तो पदार्थ का एक द्रव्यमान होता है। और इसके साथ अगर ये क्या कहते हैं गतिमान है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, मान लीजिए वेलोसिटी है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव हो जाता है, इसके साथ एक संबंधित तरंग दैर्घ्य होता है जब ये गतिमान होता है, गतिमान में ही होता है। ऐसा ध्यान होना चाहिए कि जब कोई मैटर किसी वेग से गतिमान होता है तो उसके साथ संबंधित जो वेग होता है, सॉरी, उसके साथ जो संबंधित तरंग दैर्घ्य होता है, मतलब इसके साथ एक तरंग दैर्घ्य हो जाता है संबंधित, और तरंग दैर्घ्य किस तरीके का होता है? तो तरंग दैर्घ्य इस तरीके से होता है। तो तरंग दैर्घ्य अगर है, तरंग का किसी भी द्रव्यमान के साथ अगर तरंग कोई भी संबंधित होगा तो तरंग इस तरीके से चलता है। और तरंग का तरंग दैर्घ्य आपको पता है कि एक तरंग के बीच का जो दूरी होता है, या जो शिखर से शिखर के बीच की दूरी होता है, इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो अगर किसी द्रव्यमान के साथ तरंग जुड़ा हुआ है, कब जुड़ा रहेगा? जब वो किसी वेग से गतिमान होगा। तो किसी वेग से अगर गतिमान है तो उसके साथ तरंग जुड़ जाएगा, और तरंग जुड़ेगा तो तरंग दैर्घ्य भी होगा। तो वो तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है? तो प्लांक्स कांस्टेंट h जो होता है बटा मोमेंटम ऑफ द मास, मतलब ये मोमेंटम जो द्रव्यमान है उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम आपको पता है मास गुना द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो जो उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है, मतलब उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो तरंग दैर्घ्य है वो ये आ रहा है, तरंग दैर्घ्य है, इसका मतलब तरंग है। तो वही द्रव्य तरंग सिद्धांत में डी ब्रॉगली ने बोला कि कोई भी द्रव्यमान के साथ जो संबंधित या जुड़ा हुआ तरंग होता है वो इस तरीके से जुड़ा रहता है, h बटा पी या h बटा एम भी, जहां h प्लांक्स कांस्टेंट है और आपका जो m है द्रव्यमान है उसका, मैटर का जो द्रव्य है उसका, और v जिस वेग से वो गतिमान है। तो इसको मैटर वेव में आपसे पूछा जाता है, तो ये इक्वेशन से आप निकालते हैं। फिर कह रहा है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से किस बात की पुष्टि होती है? तो यहाँ पे जो डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि द्रव्य के साथ कोई भी मैटर है, पदार्थ है, तो उसके साथ जो संबंधित होता है या जुड़ा हुआ तरंग होता है, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 गुना 10⁻³ kg। तो ये इस द्रव्यमान के साथ भी जुड़ा हुआ वेग होना चाहिए, जुड़ा हुआ तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, इस तरीके से तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। अगर ये क्या कहते हैं किसी वेग से गतिमान है, तो किसी वेग से अगर गतिमान होता है तो उस समय इसके साथ जो क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य जुड़ा हुआ है, ये तो बात की किसने? डी ब्रॉगली ने, लेकिन उसको सही मायने में प्रयोग द्वारा पुष्टि किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है। डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है? तो इलेक्ट्रॉन जो कि पदार्थ है जिसका कि द्रव्यमान होता है, उसके तरंग प्रकृति, मतलब उसका जो तरंग नेचर है, वेव नेचर है, तो इसका मतलब है 6 जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, वेव नेचर की पुष्टि होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है? तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से या डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करता है, उस बात की पुष्टि होती है। तो तरंग की हालांकि इस बात को बताया किसने? तो डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि किसी भी जो पदार्थ है अगर वो गतिमान है, कोई भी पदार्थ उसका द्रव्यमान है, तो उसके साथ भी एसोसिएटेड, उसके साथ भी संबंधित
क्या कहते हैं तरंग होता है, तो वो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो कैसे निकलता है, तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h बटा पी होता है। वो ऐसा उन्होंने बोला, जहां पी संवेग होता है जिसको द्रव्यमान गुना वेग बोलते हैं, ठीक है। और जो उस इसको जो उन्होंने कहा डी ब्रोगली को, उसने उसको सही मायने में प्रयोग द्वारा पुष्टि किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में किया गया, और इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की पुष्टि डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट है आपका एक धातु पृष्ठ का कार्य फलन इतना है, इससे उत्सर्जित फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है कि कहीं कोई भी अगर मान लीजिए हमने एक जो है ग्लास का चैम्बर ले लिया इस तरीके से, है ना, और ग्लास के चैम्बर के ऊपर हमने क्या किया कि एक मेटल यहाँ पे है, और मेटल के ऊपर यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, ये ग्लास का ये भी बना हुआ है, यहाँ से सन की लाइट इसके ऊपर आ रही है, और सन की लाइट ये धातु का बना हुआ है। धातु के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जो आपतित हुई, प्रकाश उसके अंदर ऊर्जा होती है, तो इसकी वजह से यहाँ से अगर ये प्रकाश की ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाए कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाए, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो कैसे निकल सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए इस धातु प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव का मतलब बड़ा हो गया बैटरी का, इसको छोटा हो गया, तो माइनस प्लस से। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि नेगेटिव अगर यहाँ पे डालिएगा तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, ये भी ऋण होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब क्या है, अगर ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर आती है और इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिलती है कि जो इस धातु से निकल जाए, तो निकलने में ये जो माइनस है वो मदद करता है, इसको रिपेल करता है, उसकी वजह से रिपेल का मतलब विकर्षित करता है, माइनस माइनस को विकर्षित करता है, और ये प्लस इसको आकर्षित करता है, इसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचता है। मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणें जब किसी धातु पर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालती है, ठीक है ना, निकालने में सक्षम हो सकती है, नहीं भी सक्षम होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वो निकल जाती है, मतलब प्रकाश के आपतित होने के कारण, अगर धातु पृष्ठ पर आपतित होने के कारण उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसी को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, प्रकाश के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में आपको पता है विद्युत धारा बहती है। तो प्रकाश का ये विद्युत प्रभाव हुआ, क्योंकि प्रकाश के कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो अगर प्रकाश की ऊर्जा इतनी ज्यादा है जिससे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, तो इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो लाइट इसके ऊपर आई, ये लाइट आने, ये प्रकाश जो आती है, ये प्रकाश की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन निकल पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है। किसी भी धातु पृष्ठ के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे उस धातु का कार्य फलन वर्क फंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है ना। किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन इतना है, ये ऊर्जा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। अगर इतनी इसका कार्यफलन है तो कम से कम इतना ऊर्जा जब तक आप नहीं देंगे तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। मतलब क्या है, वर्क फंक्शन जो होता है या जो कार्यफलन जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं किसी भी धातु का, वो अलग अलग होता है। चांदी का अलग होगा, सोना का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा। लेकिन उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो उसके ऊपर प्रकाश की किरणें आ रही है, उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है ना, वो जितनी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकले,
उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। तो कार्यफलन आपसे पूछेगा तो आपको ये बोलना है कि न्यूनतम, पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में की जरूरत होती है। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को कार्यफलन कहा जाता है, तो वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि सोने का धातु है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकालना है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा देते 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 100 जूल पे वो निकला, पहला इलेक्ट्रॉन 100 जूल पे निकला, उसके पहले नहीं निकला था, तो 100 जूल उसका हो गया वर्क फंक्शन, क्योंकि 100 जूल की एनर्जी जब तक नहीं देंगे तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसलिए धातु पृष्ठ का कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उस धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं। और किसी भी क्या कहते हैं, ऊर्जा जो होती है उसके साथ एक तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो आवृत्ति कम से कम जो है उसका क्योंकि आपको ऊर्जा बराबर, आपको पता है कि E बराबर h न्यू होता है, E बराबर h न्यू होता है। तो यहां से जो लाइट आई उसकी एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जो इस धातु से निकालने के लिए जरूरी है, जिसको आपने कहा कार्यफलन। कार्यफलन को W से भी डिनोट करते हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा, कार्यफलन को W से डिनोट करते हैं और इसी को वर्क फंक्शन को कहीं कहीं फाई से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो इस वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वर्क फंक्शन जो W से डिनोट किया आपने, उसके साथ जो ऊर्जा है, ऊर्जा बराबर तो h न्यू होता है, इसका मतलब W जो है उसके साथ भी एक न्यूनतम ऊर्जा होगी। W जो है ऊर्जा ही तो है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कार्यफलन, इसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन या कार्यफलन। तो कार्यफलन जो है एक न्यूनतम ऊर्जा है, इसके साथ मान लेते हैं अगर न्यूनतम ऊर्जा जो है वो h न्यू है, तो न्यू की एक h तो कांस्टेंट होता है, मतलब न्यू की भी एक मिनिमम वैल्यू होती है जिसको न्यू नॉट से संकेत करते हैं। और इस आवृत्ति को जो क्या कहते हैं, न्यूनतम एक आवृत्ति होती है जितना कि इस प्रकाश जब किसी धातु पर आपतित होता है तो प्रकाश की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति से जो जुड़ा हुआ क्या कहते हैं ऊर्जा होता है उसको h न्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऊर्जा जो है h न्यू नॉट उतना कम से कम इस प्रकाश जो प्रकाश आपतित हो रही है इसके अंदर होगा, क्योंकि इसी को कार्यफलन बोलते हैं। तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो उसी के साथ एसोसिएटेड आपका या उसी के साथ जुड़ा हुआ ऊर्जा होता है। जब फ्रीक्वेंसी में हम प्लांक्स नियतांक को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो ऊर्जा बन जाती है। तो ये अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मतलब आवृत्ति जो होती है उतना कम से कम चाहिए, ठीक। तो ये जो हमने h न्यू नॉट की बात की, तो इसमें न्यू नॉट को भी एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब मैंने क्या कहा, कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा है, ये न्यूनतम ऊर्जा है। कौन सी न्यूनतम ऊर्जा? तो न्यूनतम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता किसके लिए होती है, तो जिसकी आवश्यकता जो धातु पृष्ठ है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होती है, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है ना। न्यूनतम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में होती है, इतनी कम से कम आपको देनी पड़ेगी। ऊर्जा ला कहां से रहे हैं, तो प्रकाश से ला रहे, तो इसका मतलब प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए इतनी। तो प्रकाश के अंदर फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करिएगा h से, h तो बदल नहीं सकता, न्यू नॉट बदलेगा, तो न्यू नॉट की एक न्यूनतम वैल्यू होनी चाहिए प्रकाश। इसीलिए प्रकाश का न्यूनतम वैल्यू, जैसे मान लीजिए जब क्या कहते हैं हमारा जो मौसम है वो बहुत ज्यादा बारिश होने लगता है, तो प्रकाश का जो ऊर्जा है वो न्यूनतम ऊर्जा उसके अंदर नहीं हो पाता, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो न्यू नॉट है वो नहीं हो पाती, और इसलिए जो प्रकाश की किरणें अगर कहीं आपतित होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। प्रकाश की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे अगर बढ़ती है तो कहने का मतलब है कि वहां पे जो भी आपतित हो रही है तो उसका अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो
कह सकते हैं कि न्यूनतम जो आवृत्ति है अगर वो आपतित होती है तो न्यू नॉट होता है, और वो अगर है तो एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन कार्यफलन के बराबर हो जाएगा, जो कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए केवल सक्षम है। मतलब इतनी ऊर्जा जब तक नहीं आएगी तब तक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, तो ये मिनिमम ऊर्जा की जरूरत होती है। और इसीलिए इस संबंधित कार्यफलन से संबंधित ये जो आपका क्या कहते हैं न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवृत्ति है, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में बोलते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, वर्क फंक्शन जो होता है वो एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है तो देहली आवृत्ति बोलेगा तो क्या कहेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, या उससे संबंधित ऊर्जा धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम होती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो न्यूनतम आवृत्ति से अगर कम दीजिएगा तो उसकी ऊर्जा ही कम हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। मतलब जो न्यूनतम ऊर्जा है कार्यफलन, उसी के साथ संबंधित जो संबद्ध या जुड़ा हुआ जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन अगर आपको ये डिफाइन करने, परिभाषित करने आता है तो आप इसको बता सकते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे संबंधित या जिससे संबद्ध ऊर्जा धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। और वह मिनिमम ऊर्जा या वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन W या फाई कहा जाता है। तो इतना तो कम से कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर उससे ज्यादा ऊर्जा दे देंगे तब क्या होगा, तो उससे ज्यादा ऊर्जा मतलब वर्क फलन जो हो गया वो हो गया। अब इतना अगर आपका ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तब तो केवल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रह जाएगा। लेकिन अगर इसका फ्रीक्वेंसी जो है प्रकाश का यहाँ से जो आया उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू है और ये न्यू नॉट से बड़ा है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यू नॉट तो कम से कम चाहिए और न्यू जो है उसके ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा एच न्यू हो जाएगी। और एच न्यू में जो एच न्यू नॉट कम से कम चाहिए था, ठीक है ना, इसको आपने लिख ही लिया होगा। तो इसको एच न्यू के आपने क्या किया, एनर्जी दिया ई, है ना, ये जो प्रकाश की किरण आई उसकी एनर्जी है ई, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसका मतलब ई का मान एच न्यू हो गया। तो आपने दिया कितना, एनर्जी जो यहाँ पे आया वो एच न्यू आया, इसमें से एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एच न्यू नॉट चाहिए। अभी बताया मैंने कि अगर आप एनर्जी देते हैं तो धातु के पृष्ठ से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको एच न्यू नॉट बोलते हैं, जिसको वर्क फलन बोलते हैं। तो इतना तो उसको कम से कम चाहिए, और ये दोनों मिलकर के जो माइनस करके बच जाएगा उसके पास, वो एनर्जी उसके पास रह जाता है और उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है एच न्यू, जो आपने एनर्जी दिया किसके रूप में, प्रकाश के रूप में, प्रकाश की आवृत्ति के रूप में। और प्लांक्स क्वांटम इक्वेशन से आपको पता है कि प्लांक्स का क्वांटम समीकरण बोलता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड या संबंधित ऊर्जा जो होती है E बराबर एच न्यू के बराबर होती है, जहां एच प्लांक्स का कांस्टेंट है और न्यू आवृत्ति होती है। तो अगर किसी न्यूनतम आवृत्ति जो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत होती है न्यू नॉट है, तो उससे संबंधित ऊर्जा ये होगी। और उससे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कोई हमने लाइट दिया तो उसका जो ऊर्जा होगा वो ज्यादा हो जाएगा एच न्यू। लेकिन चाहिए हमको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन कम से कम जो ऊर्जा चाहिए ये, तो जो बचा रह जाएगा हमारे पास ऊर्जा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, उससे इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाता है, क्योंकि इतना ऊर्जा तो केवल निकलने के लिए चाहिए, इसमें गतिमान नहीं होता। इससे ज्यादा ऊर्जा देंगे तो जो बचा रह गया शेष ऊर्जा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, उससे काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जो दिख रहा है, आप इसको इक्वेशन में कैसे दिख सकते हैं, तो इसी को आप वर्क फलन भी बोलते हैं या कहते हैं कार्य फलन भी बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को बहुत तरीके से लिखा जाता है, जैसे एच न्यू माइनस फाई या डब्ल्यू वर्क फलन है, इसको काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है, या इसी को W भी लिखा जाता है। तो एच न्यू माइनस वर्क फलन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर v है तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर होता है, और ये बन गया h न्यू और माइनस w, h न्यू है और w को तो बता ही रहे h न्यू नॉट है ये, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो कैसे आ जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालिएगा तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस h न्यू माइनस h न्यू नॉट, है ना, और बटा me हो जाएगा, 2 इधर नीचे था ऊपर जाके मल्टीप्लाई me से भाग हो गया, तो v का वैल्यू यहाँ से वेग का वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, या सिंपल बोलेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने तो केवल क्या करेंगे, वर्क फलन को एनर्जी में माइनस कर देंगे, जो टोटल एनर्जी उसके ऊपर आपतित हुआ वो ये है, आपतित जो ऊर्जा है ये है, और निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए वो ये है, ठीक है ना। तो अब जो है क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है, ज्यादा अच्छा है आपके लिए कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है हाफ mv स्क्वायर होता है, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं इस क्वेश्चन को कि एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन मतलब ये वाला दिया हुआ है, W दिया हुआ है, तो कार्यफलन का मान दे रखा है W बराबर, ठीक है ना, तो उसकी बात हम अभी करते हैं। तो कार्यफलन जो दिया हुआ है वो दिया है आपका कौन सा भाई, तो कार्यफलन हो गया आपका जिसको W कहते हैं या फाई कहते हैं, ये दे रखा है आपका 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। फिर कह रहा है इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है आपतित फोटोन की ऊर्जा, मतलब आपतित फोटोन की ऊर्जा का मतलब क्या है, ई जो है वो आपसे पूछ रहा है, जो ये वाला न्यू है h न्यू वो पूछ रहा है आपसे, तो ये ध्यान रखना है कि ई का मान पूछ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या था, आपतित किरण की जो ऊर्जा थी वो, अब माइनस वर्क फंक्शन ये तो था जिसको आपने आपतित किरण की ऊर्जा थी h न्यू और वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, तो आपसे तो ये कहा ही नहीं गया, आपको तो दोनों मान दे दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है, तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई आपसे बोल रहा है कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा कितनी है, तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा ई है, माइनस वर्क फंक्शन कितना है, तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 0.9 प्लस 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हो जाएगी टोटल। तो ये जो ऊर्जा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो जाएगी जो दिख रहा है आपको। तो मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम गतिज ऊर्जा ये है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो इतना होना चाहिए। तो अब देखिए आपतित फोटोन का ऊर्जा हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से कम इतना चाहिए था निकालने के लिए, वर्कफलन तो ही कहते हैं न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत होती है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है किससे, तो लाइट से, लाइट को फोटो बोला जाता है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है कि लाइट के प्रभाव से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो प्रक्रिया है या प्रभाव है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश का विद्युत प्रभाव बोला जाता है। तो इसमें इतना ऊर्जा हमने दिया, उसमें से इतना जरूरत था एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, तो बाकी जो बच गया 3 माइनस 2.1, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएगा, जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी जो दिया हुआ है। तो देख रहे हैं 3 माइनस ये अपने आप आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के अंदर तभी होता है जब आपतित प्रकाश की ऊर्जा इस कार्यफलन से ज्यादा होता है, कार्यफलन के बराबर दीजिएगा तो खाली इलेक्ट्रॉन निकल के वहीं पे रह जाएगा। तो ये जो आंसर है आपका 7 का वो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो ये तो पहले भी आपने किया है, E बराबर h न्यू है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि E बराबर h न्यू होता है, तो h को प्लांक स्थिरांक बोलते हैं और इसको आवृत्ति बोलते हैं, तो हो गया h बराबर E बटा न्यू, है ना। तो आवृत्ति होता है 1/सेकंड और E होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब जूल, तो इसका मतलब क्या हो गया, जूल सेकंड, है ना। न्यू 1/सेकंड होता है, सेकंड ऊपर चला गया तो ये जूल सेकंड है ना। जूल क्या होता है भाई,
तो जूल होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर का मतलब क्या हो गया, ये न्यूटन, जूल होता है न्यूटन मीटर, और ये सेकंड हो गया। तो आपसे अगर इसका एसआई यूनिट पूछता है तो न्यूटन मीटर सेकंड ये आ रहा है, और प्लांक्स नियतांक का अगर बोलिएगा तो एच का, अगर डीमा पूछेगा तो न्यूटन का होता है mLt-2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर का हो गया एल, ये माइनस नहीं है, न्यूटन मीटर है ये, और इनटू सेकंड का भी आपका सेकंड के लिए टी का यूज करते हैं। तो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एल, और प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन को बोला जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे आप और भी लिख सकते हैं यहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना मीटर गुना सेकंड। तो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम के लिए एम का प्रयोग, मीटर के लिए एल का प्रयोग, सेकंड के लिए टी का प्रयोग। 11th में पढ़े हैं, मीटर के लिए एल का प्रयोग, सेकंड के लिए टी का प्रयोग। तो निकल गया ये। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, mL2 हो गया और t पे -1 हो गया। तो बीमा क्या हो गया, mL2t-1, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वैल्यू जो होता है mL2t-1 इसकी बीमा होती है, और अगर आपसे इसका मात्रक पूछ दे तो न्यूटन मीटर सेकंड होता है ना। इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्लांक स्थिरांक की बीमा। यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए, अब देख लीजिए कि ये जो अभी हमने जो बताया आपको कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा तो कितना होगा भाई, तो एच न्यू, तो उसके ऊपर आपतित किरण की जो आवृत्ति थी उसके कारण जो ऊर्जा हुई वो हुई, और इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो ये चाहिए। तो दोनों माइनस होकर के जो बच जाता है उसी को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला वो एकदम अधिकतम ऊर्जा से निकला, इधर जा रहा है, इसको हमको रोकना है। कैसे रोकेंगे, तो क्या कर रहा है, ये माइनस वाला जो यहाँ से माइनस से जोड़ रखे हैं इसको, ये प्लस से, तो प्लस वाला इसको आकर्षित कर रहा है और माइनस वाला विकर्षित कर रहा है। इसको उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, मतलब उल्टा लगा देते हैं। इसको प्लस कर, इसको माइनस कर दिया है ना, और इसको प्लस कर दिया उल्टा। तो क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन जब निकलना चाहेगा तो ये प्लस वाला जो ये इसको हमने प्लस कर दिया वो आकर्षित करेगा, और माइनस वाला इस इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, माइनस और माइनस में रिपल्सन होता है, विकर्षण, और प्लस माइनस में आकर्षण होता है। तो मैंने इसको बैटरी का जो टर्मिनल है उसको पहले वाला जो था माइनस और प्लस, अब उसको बदल दिया, प्लस माइनस कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आ पाए। तो इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो आपने प्रयोग किया वो क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगाया तो बैटरी का पोटेंशियल का यूज किया आपने ना, बैटरी के पोटेंशियल से ऐसा आपने किया कि ये विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, और विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होता है, तो प्लस से माइनस की दिशा में ऐसे हो जाता है। विद्युत क्षेत्र ये प्लस है, माइनस बैटरी का, तो विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर बल लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। तो कितना ये पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, बैटरी का विभव कितना देना पड़ेगा, जिससे कि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए, नहीं जाए, यहीं रह जाए। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल देना पड़ता है, जो विभव देना पड़ता है, उसी को निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखना है कि अगर मैं उसको भी बोलूं तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहा जाता है। तो निरोधी विभव का मतलब क्या होगा, वह अधिकतम विभव, वह अधिकतम विभव जिसके ऊपर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रोक दिया जाता है। वह विभव जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रोक दिया जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है, ठीक है ना। तो विभव का वह अधिकतम मान जिस पर अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन भी रोक दिया जाता है। अधिकतम अगर रुक जाएगा तो उससे कम वाला तो अपने आप रुक जाएगा। तो अधिकतम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन भी रोक दिया जाता है। फिर से एक बार बोलते हैं, वह विभव,
ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली में ये ऋणात्मक विभव लग रहा है, पहले जो था उसको बदल दिया। तो वह विभव जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी रोक दिया जाता है उसे हम निरोधी विभव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, निरोधी विभव का मतलब है, और विभव के साथ अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रोका है तो ई को अगर v से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि ये ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा बोलते हैं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है उसको लिखा जाता है ई गुना भी, जहां भी है निरोधी विभव, ई है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाला आता है मान। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात यहाँ पे इससे आता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है ई गुना भी के बराबर होता है। ई का मान तो नहीं बदलेगा, भी का मान बदल सकता है। इससे क्या पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए। अब ये तो कांस्टेंट रहेगा, आपको पता है ना। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो अगर आपने इसको आवृत्ति को दोगुना कर दिया तो ये वाला जो मान है दुगना हो जाएगा, ये तो वही रहेगा। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। तो कह रहा है निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निरोधी विभव का मान भी तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो निरोधी विभव का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है कि निरोधी विभव का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो उस केस में इसका मान दूना कर दिया। तो पहले तो आपका ये था, सपोज कीजिए इसको रोकने के लिए आपको पहले मान लीजिए कि आपने जो आपका जो प्रकाश था उसका आपतित प्रकाश का जो आवृत्ति था वो न्यू था, और इसको रोकने के लिए जो हमें यहाँ पे जो देहली आवृत्ति है न्यू नॉट है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हो जाएगा पहला केस में। दूसरे केस में कह रहा है और इसको रोकने के लिए मान लीजिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो भी था, तो आपका ये हो जाएगा ई भी के बराबर। तो इक्वेशन नंबर पहला होगी, मतलब ये वाला इसके बराबर। अब कह रहा है इसकी आवृत्ति को हम डबल कर दें, तो आवृत्ति को जब डबल करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा जरा देखिए, ये जो है ट्वाइस एच न्यू के बराबर हो जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, है ना। ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन में जितनी जरूरत न्यूनतम होनी चाहिए वो होगा, तो वो वाली वैल्यू ये है। अब इसका अगर देखिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जरा देखें, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मान 2h न्यू माइनस, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं h न्यू प्लस h न्यू माइनस h न्यू नॉट, है ना। और ये जो वैल्यू है वो कितना है, तो h न्यू प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो कह रहा है कि निरोधी विभव जो है ये तो देखिए कम था, h न्यू में h न्यू नॉट था, तो इसको रोकने के लिए आपको ई भी चाहिए, है ना। एच न्यू को रोकने के लिए तो और भी ज्यादा चाहिए पोटेंशियल, नहीं ये साफ साफ दिख रहा है ना। मैंने इसको अलग अलग कर लिया था, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, 2h न्यू को h न्यू प्लस h न्यू लिखा माइनस h न्यू नॉट। अब ये पहले से आया ई भी के बराबर, पहले से ये हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव भी लिखा है, तो इसके लिए ई इंटू भी हो जाएगा। अब इसको तोड़ दिया अलग केस में, दूसरे केस में कह रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दूसरा कर सकते हैं, इसको डैश डाल देते हैं, ये पहला था ये दूसरा है, डैश डाल देते हैं। तो भाई इसमें तो कह रहा है कि आवृत्ति दूना हो गया, तो आवृत्ति को 2 न्यू लिखेंगे तो 2h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो h न्यू प्लस ये इसको दो बार लिख दिया, h न्यू प्लस h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये वाली मान शुरू में इतनी थी, अब कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो दिख रहा है पहले इतने को रोकने के लिए जो कि h न्यू से कम है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट का मतलब h न्यू से कम, उसको रोकने के लिए आपको चाहिए था ये वाला पोटेंशियल। अब अकेला h न्यू है वो तो इससे भी ज्यादा है, इसका मतलब दोना इतना और चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए, मतलब दूने से भी अधिक होगा। कहने का मतलब आवृत्ति अगर दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव दुगने से भी अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा निरोधी विभव दुगने से अधिक होगा, निरोधी विभव का मान 2 गुना से अधिक होगा, 2 गुना से अधिक हो जाएगा या अधिक होगा जो भी कहिए, 2 गुना से अधिक हो जाएगा या अधिक होगा, ठीक है ना। तो ये अब नेक्स्ट बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे कि यदि, ये तो हो ही गया आपका नॉर्मल,
फोटोन के संवेग का व्यंजक क्या होता है? तो फोटोन अभी आपने हमको मैंने बताया था कि फोटोन जो होता है उसके साथ संबंधित ऊर्जा h न्यू होती है ना। तो संबंधित ऊर्जा h न्यू हो गई। अब इसका कह रहा है फोटोन के संवेग का व्यंजक। तो संवेग कैसे निकालते हैं फोटोन का? तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और E बराबर आपने ये भी पढ़ा है mc स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो हो गया एच न्यू बराबर mc स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको मैं इधर ले आता हूँ तो एच न्यू बटा सी बराबर mc, ये मास गुना द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। फोटोन जो है लाइट के स्पीड से चलता है तो इसी को द्रव्यमान गुना वेग, ये हो गया द्रव्यमान, है ना, ये हो गया वेग, ठीक है ना। द्रव्यमान गुना वेग जो होता है वो संवेग होता है, आपको पता है, तो इसी को संवेग बोलेंगे। संवेग को p से संकेत करते हैं, मतलब p बराबर क्या हो गया एच न्यू बटा सी, ये हो जाएगा एच न्यू बटा सी आ रहा है। और सी स्क्वायर में एक सी रहने दिया था, एक सी को इधर कर दिया था, ये दिख रहा है mc स्क्वायर है तो सी को रहने दिया, एक सी को इधर कर दिया तो भागा हो गया। और आप पढ़ते हैं न्यू सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P बराबर एच न्यू बटा C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये पढ़ते हैं। तो न्यू से न्यू कट गया, H बटा लैम्डा। तो क्या दिख रहा है P को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो H बटा लैम्डा लिखिए या H न्यू बटा C लिखिए, दोनों सही है। तो फोटोन के संवेग का व्यंजक क्या होता है भाई? तो फोटोन के संवेग का व्यंजक अगर पूछा जाए तो H बटा लैम्डा भी लिख सकते हैं आप, या एच न्यू बटा सी ऑप्शन रहता है तो एच न्यू बटा सी भी लिख सकते हैं। और फोटोन की ऊर्जा अगर पूछे तब क्या होता है? फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। फोटोन का मास भी पूछा जाता है, काइनेटिक मास क्या होता है? तो यहाँ से देखिए m बराबर एच न्यू बटा सी स्क्वायर आ रहा है, तो c तो वेलोसिटी है तो इसलिए इसको काइनेटिक मास मतलब गतिज द्रव्यमान बोलते हैं। गति में जब होता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो एच न्यू बटा सी स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, एच न्यू बटा सी स्क्वायर, और न्यू का मान आप लैम्डा के सेंस में भी रख सकते हैं। तो ये फोटोन का मास होता है, फोटोन का काइनेटिक मास बोला जाता है, इसको काइनेटिक मास बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में गतिज द्रव्यमान बोलते हैं। तो काइनेटिक जो होता है मतलब जब गति में होता है फोटोन तो उसका द्रव्यमान एच न्यू बटा सी स्क्वायर होता है, और न्यू बराबर आपको पता है सी बटा लैम्डा होता है, तो आप इससे भी एच बटा सी लैम्डा आ सकता है। तो न्यू का मान अगर आप रख दीजिएगा यहाँ से, न्यू बराबर हमने यहाँ लिख ही रखा था, अभी आपको बताया था कि जो न्यू का मान होता है, यहाँ नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कि न्यू बराबर यह जो लिखा था मैंने C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, तो न्यू बराबर C बटा लैम्डा यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये काइनेटिक मास जिसको गतिज द्रव्यमान बोला था उसका मान भी बदल सकता है। यहाँ से अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा m बराबर h, न्यू का मान होता है क्या भाई? तो C बटा लैम्डा, तो C बटा लैम्डा गुना सी स्क्वायर, तो एक सी से एक सी कट गया, तो h बटा सी लैम्डा भी इसका मान हो सकता है, m बराबर h बटा सी लैम्डा या h न्यू बटा सी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने द्रव्यमान वेग संवेग बताया तो h न्यू बटा सी या h बटा लैम्डा। तो ये आपको ये फॉर्मूला एकदम ध्यान होना चाहिए, ये E बराबर h न्यू, E बराबर mc स्क्वायर से इसको इक्वेट करके निकाला जाता है। गतिज द्रव्यमान क्या है? तो ये है। संवेग क्या है? तो h बटा लैम्डा है या h न्यू बटा सी है, ये ध्यान रखना है। तो फोटोन की ऊर्जा हो गई आपका, है ना, फोटोन का संवेग हो गया, फोटोन की ऊर्जा हो गई, दोनों को हमने करवा दिया। फिर है आपका, तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन था भाई? तो जे थॉमसन साहब थे। तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन कौन हो गए? तो जे थॉमसन साहब, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये पहले भी बताया है, जे थॉमसन है, इसका नाम है जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक। फिर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, आपसे कह रहा है क्या कि दो विभिन्न विकिरण जिनके फोटोन की ऊर्जा, एक का ऊर्जा है E1 जो है फोटोन का ऊर्जा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का फोटोन का ऊर्जा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा, फोटोन की ऊर्जाएं क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन जो है एक ही धातु पर उसको डाला जाता है, जो जिसका धातु पृष्ठ एक ही धातु पृष्ठ पर डाला जाता है, जिसका फलन देना दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु पृष्ठ पर बारी बारी से डाला जाता है।
तो वर्क फलन को किससे संकेत करते हैं, फाई से चाहे डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू या फाई दिया हुआ है कितना, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात, मतलब एक बार ये ऊर्जा दी है तब कितना और दूसरी बार ये ऊर्जा दी है तब कितना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पहला में केस में क्या हो जाएगा, तो E1 माइनस वर्क फलन इन होगा E1 माइनस फाई, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। और दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी दूसरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा इतनी आई आपतित होकर के और उसके निकलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए, कम से कम जो चाहिए वो इतना चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 0. जो फाई है आपका E2 का मान था आपका कितना 2.5 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है दोनों का जो वेग है उसका अनुपात, तो आपको पता है कि द्रव्यमान जो होगा वो तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो दोनों में सेम ही होगा v1 स्क्वायर, है ना, हाफ me v2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका दोनों को हमने काइनेटिक एनर्जी और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इधर कितना बचा था इसमें 1.0.5, तो ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों को माइनस करिएगा तो, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कट गया ये, और ये हो गया 5 बटा दशमलव हटाएंगे तो 20 मतलब 1/4, यहाँ 1 से 1/2 कट गया, इलेक्ट्रॉन का मास कट गया, तो यहाँ गया v1 अपॉन v2 बराबर 1/2, है ना। मतलब क्या है, वेग का अनुपात कितना है भाई, तो 1/2। जब पहला ये विकर्ण आया तो उसके बाद 2.5 का आया, तो दोनों का अनुपात 1/2 होगा, तो उनके वेगों का अनुपात 1/2 होगा। ये आपको निकालना है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर होता है। पहली स्थिति में v1 लिखा, दूसरी स्थिति में v2 लिखा। पहले केस में जो प्रकाश यहाँ पे आपतित हुआ उसका ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और इस धातु का वर्क फलन इतना था, तो दोनों माइनस करिएगा तो जितना ऊर्जा बचेगा उसी से वो गतिमान होगा, वेग v1। दूसरा प्रकाश का ऊर्जा जो आया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो फलन चाहिए वही है, तो 2.5 में इतना माइनस होगा, उससे जो वेग उत्पन्न होगा v2, काइनेटिक एनर्जी उसका निकल के आएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर होता है। दोनों को भाग दे दिया तो ये 0.5 बचा, यहाँ 2 बचा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5/20 1/4 के बराबर हो गया, तो ये v1/v2 स्क्वायर था, इसका रूट कर दिए तो 1/2 हो जाएगा। 1/4 था, ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिए तो इधर 1/4 का रूट हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर होगा। तो वेगों का अनुपात कितना होगा भाई, तो 1/2 होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है 14 नंबर, एक धातु के पृष्ठ पर जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन गिरते हैं, फिर से देखिए जो आपतित फोटोन है उसका मान दे रखा है E बराबर कितना भाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसका अधिकतम ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम ये कह रहा है कितना है भाई, तो वो है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है निरोधी विभव कितना होगा, तो निरोधी विभव इसको रोकने के लिए चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को रोकने के लिए चाहिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, है ना। मतलब इसको माइनस अगर कर दें 6 में इसको माइनस कर दें तो यहाँ से वर्क फलन जरूर निकल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो E माइनस डब्ल्यू होता है, वर्क फलन के बराबर होता है, या E माइनस फाई होता है। तो यहाँ से W का मान जरूर निकल जाएगा, क्योंकि ये 6 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, सॉरी ये 4 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, और माइनस W हो गया, तो W को इधर ले आइए तो हो जाएगा 6 माइनस 4 जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये नहीं कह रहा है निकालने, आपको कह रहा है निकालने निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये थोड़ी है, तो कार्य फलन है ना। हाँ, इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता निकालने के लिए, तब आप निकाल सकते थे। यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर बोलेगा तो h न्यू नॉट बराबर ये, यहाँ से अगर कहेगा कि देहली आवृत्ति निकालिए तो h न्यू नॉट बराबर 2e, है ना, यहाँ से। और न्यू नॉट की बात हो जाएगी तो 2 गुना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है, और h का मान 6.634 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो ये अपने आप आ जाएगा हर्ज में। तो इस तरीके से आप इसका देहली आवृत्ति निकाल सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में देहली आवृत्ति बोलता है तो ऐसे निकालते हैं, लेकिन कह रहा है क्या निकाल लें, निरोधी विभव निकालो। निरोधी विभव तो इसको रोकने के लिए होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को, मतलब इसको रोकने के लिए कितना
अधिकतम हमको विभव लगाना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए भाई जो विभव लगाना पड़ेगा उसकी बात अगर हम करें तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को रोकने के लिए जो विभव लगाना पड़ता है अगर v है तो उसको या v नॉट बोल देते हैं, तो ये e v नॉट के बराबर होता है। v नॉट को जहां पे निरोधी विभव बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV नॉट से हम इक्वेट कर देंगे, तो E से ही कट गया, इसका मतलब V नॉट जो है कितना आ गया 4 वोल्ट के बराबर, ये वोल्ट है। तो 4 वोल्ट आपको कम से कम निरोधी विभव लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो वोल्ट का मतलब हिंदी में लिखे तो इस तरीके से वोल्ट। तो 4 वोल्ट की बैटरी आपको उल्टे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, मतलब ये जो हमने उल्टा डायरेक्शन में लगाया था माइनस प्लस, इसका वोल्टेज V नॉट कितना देना पड़ेगा, तो 4 वोल्ट का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है निरोधी विभव का मान क्या होगा। फिर कह रहा है आपसे एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन, तो प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य बताएं। ठीक है ना, प्रकाश का अधिकतम मतलब क्या कह रहा है, धातु एक पदार्थ का कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन हो गया आपका कितना भाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, तो h न्यू नॉट के बराबर, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी बताए थे आपको। तो h न्यू नॉट मतलब न्यू का मतलब होता है hc बटा लैम्डा। तो केवल कहता है अगर फ्रीक्वेंसी बताने के लिए देहली आवृत्ति, तब तो न्यू नॉट निकाल देते जो अभी सिखाए थे। और कह रहा है देहली निकालने के लिए यहाँ पे निरोधी विभव, कार्यफलन, प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान बताइए। तो यहाँ से तरंग दैर्घ्य जो संकेत, तरंग दैर्घ्य जो होगा वो तो इससे रिलेटेड हो जाएगा, तो तरंग दैर्घ्य जो है इससे निकालिएगा, तो यहाँ पे c बटा लैम्डा बराबर 4eV, और यहाँ से लैम्डा का मान, इसको अगर मैं ये करूँ तो हो जाएगा, लैम्डा इधर ले जाइए तो लैम्डा बराबर हो जाएगा hc बटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 6.634 गुना 10 के पावर -34 गुना 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 4 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19, कितना मीटर आएगा। ठीक है ना, तो ये जो निकालिएगा इसी को तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। इसको सोल्व करिएगा तो ये आएगा, तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि तरंग दैर्घ्य कैसे निकलेगा उसके लिए। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये कह रहा है जो एक पदार्थ का कार्यफलन इतना है, प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान बताइए जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है जिसको आपने कहा देहली फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे संबंधित जो वेवलेंथ होगा उसी को हम कह देंगे अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली, या कह सकते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। तो देहली तरंग दैर्घ्य इसको बोल सकते हैं, इसको लैम्डा नॉट से संकेत कर दीजिए, इसको देहली तरंग दैर्घ्य भी बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना, तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो ये लैम्डा नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डी ब्रॉगली नहीं देहली, देखिए डी ब्रॉगली लिख दिया, देहली है ये, देहली मतलब थ्रेशोल्ड तरंग दैर्घ्य का होगी, एकदम इसी तरीके से निकलेगा। क्वेश्चन में खाली आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पदार्थ प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे वो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है देहली तरंग दैर्घ्य ही है, उसको लिखने का तरीका अलग हो गया। देहली तरंग दैर्घ्य का मतलब अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो उससे निकाल सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उसको बोलते हैं। और वही चीज यहाँ पे है, यदि किसी धातु का कार्यफलन इतना है तो देहली तरंग दैर्घ्य, सीधा सीधा बोल दिया कि देहली तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो देहली तरंग दैर्घ्य का मान जो निकालेंगे वो इसी तरीके से निकालेंगे जो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे केवल 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे, तो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ आएगा, तो सारा मान जो है 2.8 लैम्डा नॉट का मान निकालिएगा तो यह आ जाएगा hc बटा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 के जगह पे केवल 2.8, बाकी ऊपर वो सेम रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो जो मान आएगा उसी को हम देहली तरंग दैर्घ्य निकालने आना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये वाली मान अलग अलग दे सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमने जो यहाँ पे मान लिखा है वही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे जिसमें कि ये वाला मान अलग अलग हो सकता है, जो भी मान हमने लिखा है अलग अलग मान हो सकता है, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप करेंगे तो मैंने
प्रकाश का विद्युत प्रभाव का करीब करीब सारा कुछ इसमें कवर कर दिया। कुछ कुछ चीज अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वाला देखता हूँ वीडियो, उसके अंदर करेंगे। अब यहाँ से एक चीज और पता चलता है कि अगर आपका ई का मान है तो क्या इससे पता चलता है कि किसी भी विकिरण का जो ऊर्जा है किस पे निर्भर करता है। तो अगर ई की मान है एच न्यू, तो दिख रहा है ई एस तो आपका कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आवृत्ति का है। इसका मतलब आवृत्ति जब बढ़ेगा किसी भी किरण का, विकिरण का, तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर आवृत्ति डबल हो जाएगा, ठीक है ना, आवृत्ति को अगर आपने ट्वाइस कर दिया, इसको डबल कर दिया, ठीक है ना, ट्वाइस कर दिया, तो ऊर्जा भी ट्वाइस हो जाएगा। इसको आपने आवृत्ति को आधा कर दिया तो ऊर्जा भी आधा हो जाएगी। अगर आवृत्ति को आपने 4 गुना कर दिया तो ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगी। इस तरीके से ये संबंधित होता है। लेकिन आवृत्ति जो होती है वो सही मायने में न्यू बराबर c बटा लैम्डा होता है। तो आवृत्ति जब बढ़ती है तो वेवलेंथ घटता है। इसका मतलब ये है कि अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटता जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन आवृत्ति अगर डबल हो रहा है तो जो वेवलेंथ है, लैम्डा की बात करेंगे तो लैम्डा 1/2 हो जाएगा। अगर आवृत्ति आधा होगा तो लैम्डा ट्वाइस हो जाएगा। अगर आवृत्ति 4 गुना होगा तो लैम्डा 1/4 गुना हो जाएगा। तो लैम्डा के साथ जो रिलेशन आवृत्ति को होता है वो इन्वर्सली है रिलेशन 1/λ के। तो इससे ये पता चलता है कि लैम्डा का मान जब न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घटेगा, ठीक है ना, न्यू घटेगा तो लैम्डा का मान बढ़ेगा, न्यू जो बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घटेगा, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जो लाइट आती है उसका अगर आपने आवृत्ति बढ़ा दिया तभी यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है ना। मतलब ऊर्जा बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल सकता है। मतलब न्यू जब बढ़ाइएगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। मतलब जो विद्युत धारा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा बढ़ाने से ऐसा होता है। और ऊर्जा बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ रहा है तो हमने कहा था निरोधी विभव बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि न्यू बढ़ाने से, इसके बाद अगर कहेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान जो है वो भी बढ़ जाएगा। ये निरोधी विभव है। क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो ये भी ध्यान रखना है कि निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। और आपको पता है कि मैंने डबल जब कर दिया था तो डबल से ज्यादा, इसका डबल किया था तो डबल से ज्यादा से बढ़ गया था ये। तो ये भी मान बढ़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो न्यू बढ़ाते हैं उससे ऊर्जा बढ़ती है ना। अगर प्रकाश ज्यादा हम यहाँ पे डालते हैं तो उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। प्रकाश जब ज्यादा फॉल करने लगता है तो उसका वो इंटेंसिटी बोलते हैं कि पहले जो प्रकाश की किरण थी कम थी, अब ज्यादा फॉल करने लगा कम समय में या सेम समय में ज्यादा अगर करता है तो उसको कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तीव्रता जब प्रकाश की बढ़ती है, तीव्रता जब बढ़ती है तो तीव्रता का मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ऊर्जा नहीं बढ़ रही है। तीव्रता बढ़ती है तो ऊर्जा नहीं बढ़ती, ध्यान रखना है। ऊर्जा नहीं बढ़ती, ई नहीं बढ़ता, ऊर्जा वही रहती है। लेकिन तीव्रता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गिरने का दर, मतलब आपतन दर, इलेक्ट्रॉन का नहीं, प्रकाश का आपतन दर बढ़ जाता है। आपतन दर मतलब ज्यादा प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो ज्यादा हो तो रही है लेकिन ऊर्जा तो नहीं बढ़ेगा। ऊर्जा नहीं बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो तीव्रता जब बढ़ाइएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई वृद्धि नहीं होती है, में वृद्धि नहीं होती है, वो सेम ही रहता है, नहीं होती है। निरोधी विभव सेम ही होता है, उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा नहीं बढ़ती। तीव्रता बढ़ाने से ई नहीं बढ़ता है, मैंने बताया तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा नहीं बढ़ती, केवल क्या बढ़ता है, प्रकाश का आपतन दर बढ़ जाता है। तो प्रकाश का आपतन दर अगर बढ़ाइएगा तो हो सकता है कि ज्यादा इसके ऊपर प्रकाश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा निकल जाए, तो थोड़ा सा विद्युत धारा जरूर बढ़ सकता है। तो विद्युत धारा बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने से जो विद्युत धारा है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई वृद्धि नहीं होती, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती तीव्रता बढ़ाने से, केवल विद्युत धारा में थोड़ा सा बढ़ा। और लेकिन अगर ऊर्जा बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है, ऊर्जा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ज्यादा निकलने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा निकलेगा तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इससे भी ये
क्वेश्चन जो है आता है आपका उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका, और एक जो है लास्ट वाला है कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है। तो बताए थे आपको फोटोन का द्रव्यमान जो हमने E बराबर एच न्यू बोला था और E बराबर mc स्क्वायर बोला था। तो यही कहा था m जो है फोटोन का द्रव्यमान है। तो एच न्यू बराबर mc स्क्वायर अगर कर दीजिए तो इसको m बराबर क्या हो गया एच न्यू बटा c स्क्वायर। तो मैंने बोला था वहां पे कि फोटोन का जो काइनेटिक मास होता है, गतिज द्रव्यमान जो होता है वो एच न्यू बटा सी स्क्वायर के बराबर होता है, उसी को द्रव्यमान बोला जाता है। न्यू का मान रख करके भी हमने बोला था कि न्यू बराबर सी बटा लैम्डा होता है, तो एच बटा सी लैम्डा वो आ जाता है। तो न्यू बराबर सी बटा लैम्डा अगर रखिएगा तो एच सी बटा लैम्डा इंटू सी स्क्वायर, एक एक कट गया तो एम का मान ये भी होता है। तो एम बराबर एच बटा लैम्डा सी बोलिए या एम बराबर एच न्यू बटा सी स्क्वायर, दोनों ऑप्शन सही है। तो ये ध्यान रखना है कि फोटोन का द्रव्यमान अगर आपसे पूछता है तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से मैंने आपको जो बताया, एक और चीज इसके अंदर ये है कि आपने जो देखा कि भाई E बराबर जो है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। अगर इसको आप ग्राफ में खींचिएगा, ऊर्जा को इधर लीजिएगा बाई के डायरेक्शन में और इधर फ्रीक्वेंसी लीजिएगा, तो ये जो कर्व है ऐसे आता है, क्योंकि ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की दिशा में E है ना, x की दिशा में फ्रीक्वेंसी है तो ये हो गया m, है ना, और प्लस c हो गया पूरा। आपने क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में समीकरण पढ़ा हुआ, तो c है माइनस एच न्यू नॉट, इसका मतलब 0 से नीचे, तो ये c है, यहाँ से ये जो मान है एच न्यू नॉट है, ठीक है ना। और ये जो स्लोप होता है तो स्लोप m है, तो ये m होता है स्लोप जो थीटा होता है, तो m का मान स्लोप है वो कितना है भाई, तो स्लोप है आपका h। तो स्लोप कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, कांस्टेंट है, तो स्लोप आता है मतलब उसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। और ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है वो आपका वर्क फंक्शन है, कम से कम इतनी ऊर्जा होगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका ग्राफ अगर देखिएगा तो इस तरीके से ग्राफ आता है, ऊर्जा में और फ्रीक्वेंसी में अगर ग्राफ पूछता है तो इस तरीके से हो। तो इस तरीके से ये दिख रहा है कि इसका स्लोप जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक का मान चेंज नहीं होता, तो ये कह सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हमेशा सेम रहता है। और इतना ऊर्जा न्यूनतम है, इसका मतलब है जब तक ये 0 पे नहीं पहुंचेगा, देख रहे हैं माइनस में है, तो जब तक ये इतना ऊर्जा नहीं देंगे तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाया जाता है इस तरीके से। मतलब ऊर्जा जब तक यहाँ पहुंचेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है, मतलब ये ऊर्जा जो होती है उतना कम मिनिमम ऊर्जा होती है जो जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। अब प्रकाश जो आपतित होता है उसका, अगर मान लीजिए कि प्रकाश जो आपतित हुआ उसका तरंगदैर्घ्य वो लैम्डा है, और निकलने के लिए जो प्रकाश चाहिए उसका तरंगदैर्घ्य कम से कम जो है लैम्डा नॉट है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E बराबर एच सी बटा लैम्डा माइनस एच सी बटा लैम्डा नॉट, जहाँ पे लैम्डा नॉट हो गया देहली आवृत्ति, है ना, और ये लैम्डा हो गया आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, और ये हो गया लैम्डा नॉट हो गया देहली तरंगदैर्घ्य। इससे भी आप निकाल सकते हैं E बराबर एच सी बटा लैम्डा माइनस एच सी बटा लैम्डा नॉट। ये सब इक्वेशन आपको पूछ सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी, E का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी में हमने ये रिलेशन लिखा है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो E काइनेटिक एनर्जी और ये न्यू में हमने ये ग्राफ खींचा था, तो इस तरीके का ग्राफ आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि काइनेटिक एनर्जी और न्यू का ग्राफ कैसा है, तो नीचे होना चाहिए, माइनस पे कटा हुआ होना चाहिए, नीचे है, ठीक है ना, एच न्यू नॉट जो। तो ये आपका विद्युत प्रभाव था आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर फिर करते हैं।